नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और सबसे पहले आईएनएच और जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का खास महत्व है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। आज शनिवार के दिन से ही शुरू हो रही नवरात्रि का आखिरी दिन 10 अप्रैल को रहेगा। नवरात्रि में भक्त व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा से 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का खास महत्व होता है। इस दिन मां के खास वाहन का भी बहुत महत्व है। हर नवरात्रि में मां अपने अलग अलग वाहन से आगमन करती है। मां की पूजा के लिए सुबह से ही मंदिरों में जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जा रही है। चले, अब आज नवरात्रि है, पूजा अर्चना की जा रही है। जया हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है, हरिद्वार से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जया, एक तरह से नवरात्र पर्व की शुरुआत हो गई है, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? अब एक तरह से चुनावी हलचल नजर आ रही थी, अब लेकिन माहौल भक्तिमय नजर आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल राजश्री, जय माता दी आपको भी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। आज शैलपुत्री का पूजन कहने से मान्यता है कि सुख संपत्ति धन यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं लखनऊ इलाके की चौक स्थित माँ भगवती के काली मंदिर में हूँ। यहाँ पर मैं रियाज से कहूंगी, रियाज ये दिखाइए, माता के स्वरूप को दिखाइए, माता का दर्शन कराइए हमारे दर्शकों का। ये देखिए कितनी भव्यता के साथ माता को सजाया गया है, कितना तरीके से इनका सोलह श्रृंगार किया गया है। यहाँ पे सारे पंडित जी लोग बैठे हैं, यहाँ पे तमाम लोग, यहाँ पे जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे लगातार सूर्य उदय पहले से ही यहाँ पे लाइनें लगा रहे हैं। यहाँ पे कतार देखने को आपको साफ तौर से मिल रहा है। कहा जाता है कि माँ भगवती के दर्शन करने से हर जीवन की बाधाएं दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे भक्तों का कतार लगा हुआ है। फिलहाल मैं आपको इस मंदिर की विशेषता को भी बताना चाहूंगी और इस मंदिर की विशेषता को बताने के लिए हमारे साथ पंडित जी खुद यहाँ पे मौजूद हैं। पंडित जी, ये मंदिर 2000 साल पहले से बनाया हुआ है। गुरु शंकराचार्य ने इसका स्थापना कराया था। हालांकि जो भक्तों की भीड़ है, कहा जाता है कि इस मंदिर में बहुत शक्ति है। जी हाँ, ये तो आप भीड़ देख रही हैं। यहाँ आज से नहीं, बहुत दिनों से मान्यता है। आदि शक्ति जो भवानी यहाँ लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में बड़ी काली जी है, ऐसा मंदिर दूसरा नहीं है कहीं। यहाँ जो आप विग्रह देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में बड़ी काली जी है। नारायणी स्वरूप माँ की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की पूजा होती है 9 दिनों पूरा? जी हाँ, यहाँ 9 दिन की 9 देवियों की पूजा होती है। आप देख रही हैं कि जो आचार्य वगैरह बैठे हुए हैं, नित्य पाठ होता है, दिन भर पाठ चलता है, रुद्राभिषेक चलता है, उधर हवन होता है और जो भी भक्त आ रहे हैं उनको जितनी सुविधा हो सकती है दी जा रही है, किसी भी तरह की तकलीफ न हो। और कहीं ना कहीं कोविड के बाद अब त्योहारों का जो रंग है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने होली का त्योहार मनाया और अब नवरात्रि, तो कहीं ना कहीं अगर कोरोना के मामले कम हुए हैं तो यही कारण है कि 2 साल बाद एक अलग उत्साह के साथ अब भक्त मंदिर पहुंच रहे होंगे। जया, बने रहेगा हमारे साथ। हरिद्वार से विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और काफी समय बाद अब कोरोना का दंश झेलने के बाद हम नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं और किस तरह का माहौल मंदिर में नजर आ रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस जगह में मौजूद है मां मनसा देवी का मंदिर है हरिद्वार में, और यहाँ पर लगातार जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है, तो आज यहाँ पर जो है काफी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मां मनसा देवी के दर्शन करने। हालांकि कोरोना के बाद इस तरह की भीड़ आज मंदिरों में पहली बार देखी गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चला तो श्रद्धालु जो है यहाँ पर आने में जो कतरा रहे थे, लेकिन अब जो श्रद्धालु जो यहाँ पर काफी संख्या में पहुंच रहे हैं माँ के दर्शन करें। यहाँ की जो मान्यता है, इन 9 दिनों में जो माँ के व्रत रखते हैं तो कहीं न कहीं उन सभी की मनोकामना माँ मनसा देवी पूर्ण भी करती है। और यहाँ की जो मान्यता है, लगभग काफी मीटर की ऊंचाई पर इस पहाड़ी पर मां मनसा देवी का मंदिर है, जहां पर पैदल ही लोग काफी मीटर की दूरी तय कर यहाँ पर मां मनसा देवी के मंदिर में पहुंचते हैं। मां मनसा देवी से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। यहाँ पर मां मनसा देवी का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। छोटे हैं या बड़े हैं या बच्चे, सभी यहाँ पर मां मनसा देवी के
दर्शन कर रहे और कहीं न कहीं आशीर्वाद ले रहे। और यहाँ की मान्यता जो भी यहाँ से मां मनसा देवी से मनोकामना मानता हो, यहाँ पर मन्नत मानता हो तो कहीं न कहीं उनकी मनोकामना मां मनसा देवी पूर्ण भी करती है। और यहाँ पर जो है फिलहाल भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कहीं न कहीं आज सभी जो यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मंदिर बनता है, चाहे वो चंडी देवी का हो या फिर माया देवी मंदिर का। फिलहाल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है मां मनसा देवी का, जहाँ पर जो है श्रद्धालु भारी संख्या में वहाँ पर पहुंचते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे। आज काफी लंबे समय के बाद, कोरोना के बाद, किस तरह से आज लग रहा है मां मनसा देवी के दर्शन आप करने पहुंचे? बहुत बहुत मन को शांति मिलती है मां मनसा देवी के पास आके, हर मनोकामना पूरी होती है। आशा करता हूँ पूरे भक्तों की मनोकामना पूरी हो। आपको भी यहाँ बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, हमारे साथ बहनें भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है मंदिर में आकर? काफी लंबे समय के बाद आप पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत सुकून और शांति है। जो भी भक्त यहाँ आता है अपनी मनोकामनाओं के साथ जाता है। कब से आप आ रहे हैं? तो 2-3 साल के बाद ही आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम नानक गुप्ता से। चलिए, तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नवरात्रि का त्योहार जो मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जया, तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए खासकर। और विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनसा देवी के दर्शन करवाने के लिए दर्शकों को। तो वहीं बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाटेश्वरी देवी की पूजा की। इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर के गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाया। साथ ही सीएम ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया और मंदिर प्रबंधन समिति से बात भी की। वहीं नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ चंपावत के पूर्णागिरी धाम पहुंचे। यहां उन्होंने माता के दर्शन किए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। पूर्णागिरी पहुंचे और सीएम धामी ने यहां पर पूजा अर्चना की। जो वहां पर पुजारी मौजूद थे, उन्होंने धामी का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे शुक्रवार से चंपावत के दौरे पर निकले हैं। सबसे पहले वो बागपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा की थी। इसके बाद वो पूर्णगिरी धाम दर्शन के लिए पहुंचे। धामी के साथ उनकी पत्नी भी माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई। भक्ति की उपासना का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। तो ये प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर नवरात्रि की बधाई दी है देशवासियों को। तो शक्ति की उपासना का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। पीएम मोदी ने नवरात्रि की बधाई दी है। सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई एवं शुभकामनाएं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से दी है। यूपी में आज से शुरू हो रहा है संचारी रोग नियंत्रण अभियान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों में इसकी शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो रहा है, यानी कि एक फोन पर अब जो सफाई की टीम है वो पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले से यहां पर शुरुआत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब संचारी रोग नियंत्रण अभियान का संचालन शुरू हो जाएगा। नगरीय निकाय क्षेत्र में जो नए इलाके जुड़े हैं उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। और जो अलग अलग मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सीएम योगी सिद्धार्थनगर से करने वाले हैं। सफाई अभियान जो है इसके माध्यम से एक फोन पर संचालित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद बाढ़ आई थी इस इलाके में, उस समय भी हमारा सौभाग्य रहा, पूर्वांचल बाढ़ के जिले से प्रभावित था। लेकिन सबसे पहला दौरा आपने बाढ़ में सिद्धार्थनगर का किया। लोहिया कला भवन में आपने बाढ़ राहत कार्य बांटा। बढ़नी आप गए, बढ़नी से आप बोट पे बैठ के जान जोखिम में डाल के खैरी शीतल गांव गए, पानी में उतर के गांव गए। और जिस तरह से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में आपका सबसे पहला दौरा था, आज भी लोग याद करते हैं कि आजादी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बाढ़ में आंसू पोंछने आया, पहले मंत्री लोग हेलीकॉप्टर से आके
केवल पुलिस लाइन उतर के प्रशासनिक अधिकारी से बात करके चले जाते थे, लेकिन बाढ़ प्रभावित गांव में जाकर के आंसू पोंछने का काम किया तो यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के उन बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में काम किया। उसके बाद इस स्कूल के बच्चों को प्रदेश में सबसे पीछे नंबर पे थे। तो सिद्धार्थनगर से भैरव सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भैरव, एक तरह से देखा जाए तो अब जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके बाद से वो लगातार दौरे पर पहुंच रहे हैं। अब सिद्धार्थनगर वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर और उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। किस तरह का ये कार्यक्रम रहा और अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है भैरव? तो इस कार्यक्रम से जुड़ी पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। ये आपको बिल्कुल बता दें कि सिद्धार्थनगर आज सीएम का दौरा रहा। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम दौरा सिद्धार्थनगर रहा। वो संचारी रोग से संबंधित विभागों द्वारा यहाँ पे पहले सबसे पहले पहुंचने के बाद लगाए द्वारा प्रदर्शनी का भी और संचारी अभियान का शुभारम्भ कर दिया। उसके बाद मोबाइल यूनिट को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। और इस समय संचारी रोग की जितनी बीमारी है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी। सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया सब जिलों में ऐसी बीमारी थी जिसको लगातार की जा रही थी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है विशेष रूप से ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मस्तिष्क बीमारी, दिमाग बुखार वाली बीमारी है, ये बहुत ही बड़ी बीमारी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसको काबू पा लिया है और लगातार टीम गठित करके गांव-गांव में जाकर कई विभागों को एक करके गांव में टीम गठित करके लोगों को जागरूक कर रही है। और अभी कुछ गाड़ियां यहाँ पर लगी है जो गांव-गांव में जाकर जागरूक करेगी। और संचारी रोग जो नियंत्रण अभियान शुरू हुआ है तो बहुत ही अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैरव, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चुनाव बाद देहरादून की चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मौजूदा विधायक कैलाश गैतोड़ी सीट छोड़ने को तैयार हैं। जाति और क्षेत्रीय लिहाज से भी ये सीट अनुकूल है। चंपावत विधानसभा सीट पर बीजेपी का वर्चस्व और चंपावत के विधायक कैलाश गैतोड़ी पहले ही सीट छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं। तो अभी भी राजनीतिक हलचल जो है वो उत्तराखंड में देखी जा रही है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने खट्टीमा से चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसके बाद जो चंपावत के विधायक हैं जिन्होंने सीट छोड़ने की पेशकश की है, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धामी जो है वो चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर समीकरणों की बात करें तो जातीय समीकरण यहाँ पर फैक्टर है, तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा मिल सकता है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं धामी। इसे लेकर पूरी जानकारी, क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर ये जो एक बयान आया है कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो सीट है, मैं वहां का मौजूदा विधायक, उन्होंने ये कहा था, एक जनसभा में कहा था कि मैं आप मुझे यहाँ का विधायक समझिए। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हलचल जरूर तेज हो गई है। और कैलाश गहतोड़ी की बात करें जो चंपावत सीट से विधायक भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उन्होंने पेशकश की थी, जब मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे तो उन्होंने पेशकश की थी कि चुनाव यहाँ से लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण को साधने का जरूर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर क्षेत्रीय बात की जाए, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की बात की जाए, तो चंपावत एक ऐसी सीट है कि जहां पर जो वोटर हैं वो भारी तादाद में, इसके साथ ही सैनिक बाहुल्य क्षेत्र भी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। कयास ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़े। इसके साथ ही कई अन्य विधायक भी थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ने की बात कही थी, क्योंकि जो बीजेपी का चेहरा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। हालांकि भले ही मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीत हुई थी वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही हुई थी। तो साफ तौर पर सभी ने पेशकश की थी। इसके साथ ही अगर कैलाश गहतोड़ी की बात करें तो कैलाश गहतोड़ी जो है वो सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि मुख्यमंत्री चाहे तो यहाँ से मेरे सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जरूर तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब कयास ये लगाई जा रही है कि हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़े। चलिए, आज पूर्णागिरी भी वो पहुंचे थे नवीन, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इच्छा भी यहाँ पर जताई है। और जैसा कि आप गहतोड़ी का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शुरुआत तो उन्होंने की थी, बाद में 20 से 25 जो है वो और लोग सामने आ गए थे। लेकिन अगर अहम पहलू ये है कि गहतोड़ी ने अभी तक अपनी जीत का सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है। तो अब इसे तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ सीएम ने इच्छा भी जता दी है और दूसरी तरफ गहतोड़ी का सर्टिफिकेट नहीं लेना कहीं ना कहीं इस पर मुहर लगाता हुआ भी नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से बात की जा रही थी, चर्चाओं का बाजार गर्म है, राजनीतिक सुर्खियां बहुत तेज हो चुकी हैं। इसके साथ ही तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे, अन्य सीटों पर भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मुख्यमंत्री इस सीट पर चुनाव लड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश गहतोड़ी ने क्षेत्रीय समीकरण को साधने का प्रयास किया, क्योंकि क्षेत्र की बात हो रही है। मुख्यमंत्री खुद कुमाऊं से आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और जातीय समीकरण, दोनों चीजों को मिलाकर देखा जाए। और इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो जो चंपावत की सीट है वो 2 बार बीजेपी के पक्ष में आई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर होती है कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो यह एक इंपॉर्टेंस जरूर बन जाएगी कि जीत को लेकर के हो सके उनके हाथ में जो है, उनके खेमे में जीत चली जाए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह लगती है कि चंपावत सीट एक हॉट सीट भी मानी जा रही है। और इसके बाद अब आने वाला समय बताएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और किस सीट पर कौन सा विधायक अपनी सीट छोड़कर मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़वाने के लिए तैयार होगा। चलिए, और कहीं ना कहीं 2 नाम जो सामने आए थे कि पिथौरागढ़ से डीडी हाट का नाम पहले चल रहा था, लेकिन अब जो चंपावत का जो नाम है वो सीएम की इच्छा जताने के बाद और ज्यादा हाईलाइट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए, अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सिद्धार्थनगर से, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की आज शुरुआत की गई है। कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत 2.25 लाख का डेमो चेक श्री अवधेश उद्योग विभाग द्वारा एक जनपद एक उत्पाद द्वारा काला नमक चावल के पैकेजिंग एवं ट्रेडिंग के लिए 10 लाख का डेमो चेक श्री अशरफ अली और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रीमती स्मिता को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण हमारे प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा प्रदान कर रहा है। ऐसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और अनवरत प्रयासों से प्रदेश सुशासन, राष्ट्रवाद, सुरक्षा एवं विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता के नित नए उच्च सोपान चढ़ता हुआ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उनसे अति आदर के साथ करबद्ध निवेदन करूंगी कि माननीय अपने शुभ आशीर्वचनों से हम सबको अभिसिंचित कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस विशेष अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्याम धनी राही जी, माननीय विधायक सोरठगढ़ श्री विनय वर्मा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री गोविंद माधव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य समेत सभी प्रशासनिक
अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारतीय नव संवत्सर का शुभारंभ का दिन है और जगत जननी मां भगवती दुर्गा की नवरात्रि की पहली तिथि प्रतिपदा की भी है। मैं सबसे पहले आप सबको भारतीय नव संवत्सर और वासंतिक नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का यह पर्व नवरात्रि के रूप में हम सबके सामने आता है। श्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने यहाँ पर नवरात्रि की बधाई दी है और सिद्धार्थनगर पहुंचे हुए हैं, जहां से संचारी नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।